Adolf Hitler and his Nazi party start to build a mass following. September 1939. Nazi Germany invaded Poland. After one victory had followed another, the Axis forces are out of step. The wars in Europe and Asia now merge into a single gigantic world war, the largest war in साल था 1945। हिटलर वर्ल्ड वार 2 हार चुका था। सोवियत अमेरिकन और ब्रिटिश ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। 1945. The Allies have won. The war is over. After 12 years in power and 6 years of war, the Nazi regime has come to an end. The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces. वर्ल्ड वार ने 60 लाख जर्मन लोगों की जानें ली। मुख्य शहर जैसे कि बर्लिन और फ्रैंकफर्ट पर हावी बमबारी की वजह से 20% तक सारे घर तबाह हो चुके थे। जर्मन करेंसी की तो ये हालत थी कि लोग सिगरेट इस्तेमाल कर रहे थे जर्मन करेंसी के बजाय। Germany 4 years after the end of the Second World War. This was a life like you can't imagine. Balanced between devastation and new beginnings. We looked across the old town. It was one big pile of rubble. जर्मनी की तरह 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो भारत के हालात भी कुछ जर्मनी की तरह ही थे। 30 लाख लोग बंगाल फेमाइन की वजह से और 20 लाख लोग पार्टीशन की वजह से मारे गए और हमारी 80% आबादी गरीबी से जूझ रही थी। As the British left in 1947, chaos erupted. The India that Prime Minister Jawaharlal Nehru inherited was that of an economy battered by colonial exploitation. In India, nearly everyone is hungry, and each year famine claims 7 million. India was a struggling agrarian economy and poverty was widespread. लेकिन आज 70 साल बाद जर्मनी विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और भारत इन आंकड़ों में 5वें नंबर पर है। लेकिन अब तो मोदी जी ने ये भी कह दिया कि वो जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन गाइस ये कुछ कड़वा है, पर हम जर्मनी से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 8.1% है और जबकि जर्मनी में ये 3.6% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। हमारी पर कैपिटा इनकम $2,730 है, जबकि जर्मनी में ये 54,000 है। इवन जर्मनी की पॉपुलेशन भारत से 16 गुना कम है, जबकि ऐसा दिखता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, पर हम बहुत ज़्यादा दूर हैं एम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, जैसे कि भारत अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो हम बीजेपी के कामों का अनुमान कांग्रेस और पाकिस्तान के बजाय जर्मनी, फिनलैंड और सिंगापुर से तुलना करने में लगाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जर्मन गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। इनकी एजुकेशन सिस्टम पर नज़र डालकर देखें। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने कोलैबोरेशन की होती है बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फोर्ड, BMW के साथ, और वो कंपनीज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स देती है स्टूडेंट्स को, जिससे उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है। और यहाँ पर हमारे युवा सिर्फ रट्टे के दम पर एग्जाम्स क्रैक करके बेरोजगार बैठे होते हैं। जर्मनी के बड़े शहर जैसे कि बर्लिन तबाह हो चुके थे। The Red Army smashes its way to the heart of the city. In 18 days, 93 German divisions have been destroyed. 125,000 German civilians have perished in the rubble of the city. 6,000 have committed suicide. Berlin has been virtually annihilated. उन शहरों की भारत से तुलना करें तो जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अगर इन शहरों पर बमबारी हो जाए तो भारत 30 साल पीछे चला जाएगा। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इतना सारा नुकसान होने के बावजूद जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल हब कैसे बना। यहाँ पर नज़र डालें तो मालूम होता है जर्मनी की ज़्यादातर ट्रेड और एक्सपोर्ट बड़े शहरों जैसे कि बर्लिन और म्यूनिख से नहीं, बल्कि छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस जो पूरे जर्मनी में फैले हुए हैं उनसे आती है। इन कंपनीज़ को मिडिल स्टैंड कंपनीज कहा जाता है। आइए एक खास चीज़ पर नज़र डालते हैं। अगर हम भारत के मैप को देखें तो मालूम होता है सारी इंडस्ट्रीज़ कुछ ही बड़े शहरों में पाई जाती हैं और बाकी के शहर इंडस्ट्रियल ग्रोथ से बहुत दूर हैं। लेकिन अगर हम जर्मनी के मैप को देखें तो सारी वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रीज़ पूरे जर्मनी के छोटे छोटे शहरों में फैली हुई हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल, क्या आप भारत में मौजूद कुछ वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ के नाम बता सकते हैं? शायद नहीं, पर जर्मनी में
एक या दो वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज नहीं, पूरी 1400 वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज हैं जो जर्मनी के छोटे छोटे शहरों में मौजूद हैं। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, जहाँ पर हमारे देश में इंडियन कंपनीज चाइनीज प्रोडक्ट्स को बीट नहीं कर पा रही और जर्मन कंपनीज कैसे वर्ल्ड मार्केट लीडर्स बन गई। यहाँ पर मिटलस्टैंड कंपनीज का खेल शुरू होता है। ये कंपनीज लंबे अरसे तक सिर्फ एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनाती हैं और वो इतना बढ़िया क्वालिटी का बनाती हैं कि पूरी दुनिया में कोई उन्हें बीट ना कर पाए, और ये चीज़ जर्मन डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। आपको एक मज़ेदार कहानी बताता चल। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट। ये एक्ट जर्मन प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया, जहाँ जर्मनी में बनी चीज़ पर मेड इन जर्मनी होना लाजिम था, ताकि लोग उसे घटिया क्वालिटी का समझकर ना खरीदें और जर्मनी का ट्रेड खराब हो। पर आपको पता है क्या हुआ? ये जर्मन प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि लोगों को बहुत पसंद आने लगे और मेड इन जर्मनी ट्रेडमार्क बन गया, और जर्मन कंपनीज ने तो इस ट्रेडमार्क की 20% रॉयल्टी लेना शुरू कर दी। आप इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि मैंक्विस नाम की एक मिटलस्टैंड कंपनी जो सिर्फ वायर्स बनाती है, उनकी वायर्स इतनी हाई क्वालिटी की हैं कि वो मार्स रोवर्स में इस्तेमाल होती हैं। 71% मिटलस्टैंड कंपनीज जो कि सिर्फ छोटे शहरों में मौजूद हैं, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख है। गाइस, जहाँ पर हमारे देश में करोड़ों युवा मुंबई जैसे शहरों में धक्के खा रहे हैं, जर्मनी में ना सिर्फ बड़े शहरों जैसे कि म्यूनिक और बर्लिन पर छोटे शहरों में रहने वालों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये भी एक कारण है कि कैसे जर्मनी इकोनॉमिक सुपर पावर बना और हम अभी तक चाइना पर डिपेंडेंट हैं। अगर हमें भी जर्मनी की तरह एक्सपोर्ट सुपर पावर बनना है तो एग्रीकल्चर से बाहर निकलकर हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स